नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का 50 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चंस पिछले वर्षों में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप लोग चेक कीजिए कि इस 50 में से कितने प्रश्न का आप लोग सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पासी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप वीडियो को रोक करके अपने से प्रयास कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पासी कोंकी जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में पासी कोंकी नृत्य किया जाता है। अच्छा, पासी कोंकी का दूसरा नाम क्या है? तो इसे अरुणाचल प्रदेश में आबंग के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, आबंग। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है प्रत्येक साल 22 मई को मनाया जाता है। इनके अलावा आप 20 मई को क्या मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। 20 मई को रेस्क्यू डॉग डे मनाया जाता है और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है और 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस। और ये आपको ध्यान रखना है, 22 मई आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था? जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उन्हें जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वैसे अब विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है। आपको यह बताना है कि मसौदा जो है, मसौदा तैयार किसने किया था अनुच्छेद 370 का? तो ये आपका गोपाल स्वामी अयंगार होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। मसौदा तैयार करने वाला कौन था? गोपाल स्वामी अयंगार। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की थी? तो देखिए, बुनियादी शिक्षा की वर्धा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो देखिए, वर्धा की बुनियादी शिक्षा की योजना 1937 में महात्मा गांधी की सोच पर शुरू की गई थी और इसे नई तालीम या फिर बुनियादी तालीम के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये कई बार पूछा गया है, एसएससी जीडी में तो पूछा ही गया है। इनके अलावा एसएससी के सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल, मतलब एसएससी में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होता है। वैसे रेलवे के एनटीपीसी में भी ये पूछा जा चुका है इस वर्ष। कृष्णा नदी जो है आपका, इसका उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर से है। ऑप्शन नंबर सी। और महाबलेश्वर है कहाँ? महाराष्ट्र में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा यह निर्धारित करने में मदद नहीं करता है कि क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है? यानी कि इनमें से रासायनिक अभिक्रिया से कौन नहीं है संबंधित? तो देखिए, ऑप्शन के साथ चले। अवस्था में परिवर्तन, ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। एक गैस का विकास, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। रंग में परिवर्तन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन ऊंचाई में परिवर्तन जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। ऊंचाई में परिवर्तन जो होगा ये आपका भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन सी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, रासायनिक अभिक्रिया की कुल मिलाकर 6 बुनियादी संकेतक है। कौन कौन? अवस्था में परिवर्तन, गैस का विकास, रंग बदलना, तापमान में परिवर्तन और अवक्षेपण का गठन और साथ ही गंध या स्वाद में परिवर्तन। तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की कुल मिलाकर कितने बुनियादी है? 6। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये तो काफ़ी पॉपुलर है और आसान है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? यानी कि अगर देश में नए राज्य को गठन करना है तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 3 ये कहता है कि भारतीय संसद को किसी भी राज्य से क्षेत्र के अलग होने या 2 या अधिक राज्यों या फिर राज्यों के हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पहली बार कब पब्लिश की गई थी? 1990 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि पहली मानव विकास रिपोर्ट जो कि 1990 में प्रकाशित की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब
उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, खूंग। खूंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? आप लोग देख सकते हैं, ये है एक यंत्र है जिसका नाम है खूंग। खूंग जो है बेसिकली जानवर के चमड़े से दोनों ओर बना रहता है, ऊपर भी है और नीचे भी जानवर का चमड़ा रहता है। ये किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? ये है आपका मिजोरम का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए एसएससी का फेवरेट क्या है कि ये नदी का उद्गम स्थल काफी पूछता है। तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका अमरकंटक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अमरकंटक जो है वह क्षेत्र है जहाँ नर्मदा नदी, साथ ही सोन नदी और जोहिला नदी, जोहिला नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है, ये तीनों नदियाँ जो है अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गोगोना, ठीक ना, यहाँ पे देखिए गोगोना किस राज्य का एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है? गोगोना को आप देख सकते हैं, यही है गोगोना। ये किस राज्य का लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है? असम का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अच्छा, ये गोगोना को जो आप देख रहे हैं, गोगोना संगीत वाद्य यंत्र, ये किस चीज़ से बना होता है? बांस का बना होता है, ठीक ना, बेम्बो का। अगला क्वेश्चन देखिए, तापमान की मूल एसआई इकाई क्या है? यानी कि बेसिक एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपको बताना है, तो ये होगा आपका केल्विन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। एसएससी में एसआई यूनिट भी काफ़ी पूछा जाता है, वैसे मैं इंपॉर्टेंट आपको कवर करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? आप देखिए इस तरह से मोहिनी अट्टम का लोक नृत्य किया जाता है। मोहिनी अट्टम जो है केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? यानी कि ये सभी ऑप्शंस जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, इनमें से कौन सा जगह जो है सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो ये होगा आपका रोपर। ऑप्शन नंबर सी। बाकी के चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो और कोटा दीजी, ये सभी जो है सिंधु नदी के तट पर है, लेकिन रोपर जो है सतलुज नदी के तट पर है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? काफी इंपॉर्टेंट, ओलंपिक में जो आदर्श वाक्य होता है इसको किसने तैयार किया था? पियरे डे कोबेर्टिन, ठीक ना, पियरे डे कोबेर्टिन। और आपको बता दें कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य है कौन? तो यह है आपका 3 शब्द है, जिनमें कि सीटीएस, अल्टीएस और 40एस। सीटीएस का मतलब इंडिया में देखें हम लोग के लिए, तो सीटीएस मतलब होता है तेज, अल्टीएस मतलब होता है उच्चतर, 40एस मतलब होता है मजबूत। यानी कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य तेज, उच्चतर, मजबूत होगा है, और इसको तैयार किसने किया? पियरे डे कोबेर्टिन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को पदोन्नति देने पर राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? तो यहाँ पे आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को पदोन्नति देने पर राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि राजनीति का निर्देशक सिद्धांत जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है? सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये हुआ कि वो जो है आपका हाथ में नहीं आवे, उसका रिजल्ट जो मिले। तो यहाँ पे होगा प्लॉटर, ठीक ना। प्रोजेक्टर आप लोग जानते हैं, प्रोजेक्टर मतलब स्क्रीन एक तरह से हो गया, वहाँ पे आप देखिएगा, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। मॉनिटर भी आपको डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। स्पीकर आप आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन प्लॉटर जो है एक प्रकार का प्रिंटर होता है, ठीक ना। देखिए इससे अगर ये निकलता है चित्र, यानी कि आपका फोटोकॉपी जो भी निकले, तो इसको आप टच कर सकते हैं फिजिकल रूप से, इसलिए ये सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है। बाकी के सभी सॉफ्ट कॉपी उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मैंने आपको कहा ना कि नदी का उद्गम स्थल आपको काफ़ी अच्छे से लर्न कर लेना है। तापी नदी का उद्गम स्थल जो है मुल्ताई है। ऑप्शन नंबर डी। और मुल्ताई है कहाँ? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है, ठीक ना। मुल्ताई, यहीं से तापी नदी निकलती है।
और आप लोग ये बताइएगा, अगर आप लोग पहले से वीडियो मेरा देखते होंगे तो यहाँ पे एक टाइमिंग चलता था, यानी कि आपको 3 सेकंड दिया जाता था प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए। आप लोग ये बताइएगा कि वो पहले वाला 3 सेकंड के साथ जो मैं वीडियो अपलोड करता था वो वाला अच्छा है या फिर ये वाला। बेसिकली होता क्या है कि टाइमिंग अगर आपको 3 सेकंड देते थे तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती थी और इसमें उतना लंबा नहीं होता है। तो आप लोग बताइएगा 3 सेकंड टाइमिंग के साथ अच्छा है या फिर बिना टाइमिंग के ही अच्छा है, आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, धालो। धालो किस राज्य का लोक नृत्य है? धालो जो है इस तरह से ग्रुप डांस होता है। धालो आपका गोवा का है, ठीक ना। गोवा का राजधानी कहाँ है? पणजी, जो कि मांडवी नदी के तट पर बसा है। कई बार पूछा गया है कि गोवा की राजधानी पणजी जो है किस नदी के तट पर बसा है? मांडवी नदी। और गोवा में ही धालो नृत्य किया जाता है और यह महिलाओं द्वारा अपने घरों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला देखिए, सिंगा। सिंगा किस राज्य का पारंपरिक पवन वाद्य यंत्र है? सिंगा को आप देख सकते हैं, ये है सिंगा, भैंस का सींग। और किस चीज़ से बना होता है? भैंस का सींग और बांस से बना होता है। सिंगा नाम से ही स्पष्ट है, सिंग। सिंग मतलब भैंस का सिंग और बांस से ये बना होता है और ये जो है पारंपरिक पवन वाद्य यंत्र झारखंड राज्य का है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति जो है आपका चमड़ा, ठीक ना, चमड़ा और कोको से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? वैसे तो नाच तो हिंदी वर्ड है ही, जिसे इंग्लिश में डांस कहते हैं, डांस, ठीक ना। नाच एक तरह से एक लोक नृत्य है। ये किस राज्य का है? ये हरियाणा का होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। और यहाँ लोगों को, यह जो है लोगों का मनोरंजन करने के लिए हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या नाम है? नाच। अगला देखिए, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन उत्पादन से संबंधित है। क्या नाम है? रजत क्रांति जो है आपका अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन उत्पादन से संबंधित है। आपको ध्यान यहाँ पे रखना ये होगा, यहाँ पे है रजत क्रांति, लेकिन रजत क्रांति के जगह पर रजत रेशा क्रांति अगर कहे तब आपको ध्यान रखना है रजत रेशा क्रांति कपास से संबंधित है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है। और इसके बीच में अगर रजत रेशा क्रांति पूछे तो कपास। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रहे इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपके लिए वेबसाइट जो है www.dailystudy.co.in, इसको आप विजिट कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस फुल डिटेल्स के साथ चैप्टर वाइज आपको कराए गए हैं, ठीक ना। तो उसको आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, www.dailystudy.co.in। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस यानी कि लाने ले जाने योग्य उपकरण नहीं है? पोर्टेबल का मतलब हुआ किसी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सक्षम होना, तो इनमें से कौन नहीं है? आईपॉड देखिए एक मोबाइल का प्रकार है। थम्स ड्राइव ये भी आसान सा छोटा डिवाइस है। लैपटॉप तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत छोटा होता है, बैग में लेके कहीं जा सकते हैं। लेकिन ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसमें देखिए कई सारे डिवाइस को मिला करके कंप्यूटर तैयार किया जाता है और इसको थोड़ा कहीं लेके जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक मतलब समझ रहे हैं, ट्रेनर, ठीक ना। खेलों में सर्वश्रेष्ठ ट्रेनर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि खेल के क्षेत्र में ट्रेनर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो दिया जाता है उसकी अच्छी उपलब्धि के लिए, उसका क्या नाम है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सबसे पहली बार कब शुरुआत की गई थी? 1985 में। और ये सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? भालचंद्र भास्कर भागवत को। क्या नाम है? भालचंद्र भास्कर भागवत। देखिए नाम में ही है यहाँ पे द्रोणाचार्य और इसी से चार्य से ध्यान रखिएगा, चंद्र। भालचंद्र भास्कर भागवत को द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले मिला था और इस अवार्ड में 15 लाख रुपये नगद का इनाम भी दिया जाता है। अगला देखिए, भारत में इनमें से
कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने जाएंगे? कहने का मतलब मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? यह है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना है कि मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है और इसको 1556 में हुमायूं की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद हुई थी। कब? 1556 में मृत्यु किसकी हुई थी? हुमायूं की। कहाँ से? सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद हुई थी, यहीं पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद के बारे में आपने नाम सुना होगा, हॉकी के जादूगर, जिसके जन्मदिन पर 29 अगस्त को प्रत्येक साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार जो है पहली बार कब शुरू की गई थी? 2002 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। आपसे पूछा जा सकता है कि ध्यानचंद पुरस्कार जो कि 2002 में शुरू किया गया था, इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो देखिए 3 व्यक्ति थे। आपसे नाम नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा कि ध्यानचंद पुरस्कार जो है पहली बार कितने व्यक्ति को दिया गया था? 3 व्यक्ति को। कौन कौन? नाम भी ध्यान रख सकते हैं। शाहरुराज बिराजादार जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है, अशोक दीवान ये हॉकी से संबंधित है, अपर्णा घोष ये बास्केटबॉल से संबंधित है। और आपको इन तीनों व्यक्ति में इसको ध्यान रखना है, अशोक दीवान इसका नाम दे देगा, बाकी का ऑप्शन आपका गलत रहेगा। अशोक दीवान क्योंकि ये हॉकी से संबंधित है और ध्यानचंद भी हॉकी के जादूगर है, इसलिए आपको ध्यान रखना है अशोक दीवान को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद पुरस्कार जो शुरू किया गया था उसके नाम पर यह अवार्ड दिया गया था। कब? 2002 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक किस तत्व के यौगिक होते हैं? तो यह होगा आपका कार्बन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला देखिए, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? यानी कि टीपू सुल्तान जब शासन में थे उस समय मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो यह होगा आपका श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। और आपको ध्यान रखना है कि टीपू सुल्तान का दूसरा नाम क्या है? टाइगर ऑफ मैसूर, यानी कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। अगला देखिए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। और यहीं से पूछा जा सकता है कि गुमनामी बाबा, ठीक ना, गुमनामी बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों लोक नृत्य जो है कथकली और मोहिनी अट्टम एक ही राज्य का है, उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है केरल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान क्या है? जैसा कि आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के जगत में भारत में सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। उसी तरह खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को आप लोग जानते हैं, ये है शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक ना। और इन्हीं को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को दुनिया का कॉफी का कटोरा कहा जाता है? जिस प्रकार चाय होता है ना, उसी तरह चाय के ऐसा ही कॉफी होता है, ठीक ना। दुनिया का कॉफी का कटोरा जो है ब्राजील को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, बाघों की राजधानी, बाघों मतलब समझ रहे हैं ना, बाघ की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यह होगा नागपुर। नागपुर जो है महाराष्ट्र में है और यहाँ को नागपुर को बाघों की राजधानी कहा जाता है। अगला देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन जो है आपका पुस्तक और लेखक से पूछा जाता है। पुस्तक आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जैसे कि जो काफ़ी फेमस है, ऐसा नहीं है कि पुस्तक तो दुनिया भर है लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक जो है अमिताभ घोष है, ऑप्शन नंबर ए। और ये पूछा जा चुका है। ये पुस्तक ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अमिताभ घोष को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विनेश फोगाट, ठीक ना, आप चित्र में देख लीजिए, ये एक महिला खिलाड़ी है भारत की। विनेश फोगाट किस चीज से जुड़े हैं? यह होगा आपका पहलवान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। बॉडी से भी आपको ध्यान रखना है, चित्र वो इसलिए आपको लगा दिया चित्र ताकि आपको चित्र से भी याद रख सकते हैं। विनेश फोगाट जो है एक महिला पहलवान है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, चार धाम
चार धाम राजमार्ग परियोजना 4 पवित्र स्थानों को जोड़ेगी, जिनमें कौन कौन है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये स्थान किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अगर 4 में से आपको कोई भी जगह का नाम पता हो तो डायरेक्ट आंसर कर लेते। वैसे केदारनाथ आपने सुना होगा, जो कि भारी बाढ़ आया था, तो केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। और इस परियोजना में कुल मिलाकर 900 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रावधान रखा गया है, जो कि पूरे उत्तराखंड को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? देखिए एसएससी के जीडी हो या फिर कोई भी एग्जाम, इसमें जो है अवार्ड से क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है, ठीक ना। प्रेजेंट अवार्ड या फिर इतिहास में कौन कब शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है? तो देखिए जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर लगातार 4 साल तक अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, उसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार और एक कांस्य प्रतिमा से सम्मानित किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कृष्णदास। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि 1984 में इसको क्यों दिया गया। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1961 में, लेकिन इतने दिन जो है करीब 23 साल तक ये अवार्ड किसी को मिला ही नहीं था। शुरुआत में 1984 में पहली बार अर्जुन पुरस्कार जो है कृष्णदास को दिया गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? देखिए कंप्यूटर में 2 चीज़ें होते हैं, एक होता है इनपुट, ठीक ना, इनपुट, और एक होता है आउटपुट। इनपुट मतलब क्या होता है? इन मतलब में, आउट मतलब बाहर, ठीक ना। इसको कैसे पकड़िएगा? इनपुट मतलब क्या? डालना, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ डालना। जैसे हम लिख रहे हैं, ये जो है ना पेन से लिख रहे हैं ना, तो ये डाटा आपके अंदर जा रहा है, कहाँ पर? कंप्यूटर में। और आप देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? स्क्रीन को देख रहे हैं, तब ना आपको ये दिख रहा है, तो ये हो गया आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए स्कैनर, स्कैन करके हम क्या करते हैं? डाटा को अंदर डालते हैं। प्रिंटर देखिए फोटो वगैरह बाहर निकालता है, तो ये हो गया आपका आउटपुट। स्पीकर, इससे आवाज़ बाहर आता है, तो ये हो गया आउटपुट। मॉनिटर, मॉनिटर ये स्क्रीन को कहते हैं, ठीक ना, तो ये भी हो गया आपका आउटपुट। स्कैनर अंदर डालने वाला है, तो इनपुट डिवाइस कौन हो गया? स्कैनर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला देखिए, ये 2 खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। ये दोनों खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हैं? क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी फॉर्म में रहते हैं। नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल दोनों का आमने सामने टक्कर होते रहता है, तो ये दोनों जो है लॉन टेनिस से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? ये पूछा जा चुका है। पहले अनुसंधान केंद्र जो कि अंटार्कटिका में अवस्थित है, इसका क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित की गई थी? 1984 में। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है? अंटार्कटिका में है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्यार का शहर, वाह, द सिटी ऑफ लव, ठीक ना, प्यार का शहर किसे कहा जाता है? ये आगरा को कहा जाता है, क्योंकि आपने देखे होंगे कि इतिहास में जितना भी लव वाला चक्कर हुआ है, शाहजहां, मुमताज, जो भी हुआ है, कहाँ पे हुआ है? आगरा में हुआ है। इसलिए प्यार का शहर किसे कहते हैं? आगरा में, ठीक ना। ये एसएससी CHSL में पूछा गया था 2020 में। 2020 में लॉकडाउन लगा था ना, उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, उसी समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्यार का शहर किसे कहा जाता है? आगरा को। इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक सेवाओं की श्रेणियों से संबंधित नहीं है? भारतीय नागरिक सेवा समझ रहे हैं ना, इंडियन, वही पुलिस सर्विस वाला, UPSC वाला, इनमें से कौन सही मतलब संबंधित नहीं है? तो देखिए ICS, IPS, IFS और IAS, ये तीनों तो सम्मिलित है, लेकिन ICS नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। इन तीनों का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको बता दें कि ऑल इंडिया सिविल सर्विस यानी कि भारतीय नागरिक सेवाओं में कुल मिलाकर 3 श्रेणियां होती है, जिनमें कि IAS, IPS और IFOS। IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, IFOS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक ना। अगला देखिए, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था?
सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन 47, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल आसान प्रश्न। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के सिवान जिले से थे। अगला क्वेश्चन, पेटीएम के संस्थापक कौन है? पेटीएम के संस्थापक जो है विजय शेखर शर्मा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। पेटीएम के संस्थापक आप लोग काफ़ी यूज भी करते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा, अकबर का टॉम्ब, ठीक ना। मकबरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉम्ब। ये जो है आपका सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा और हिमा दास, ये दोनों भारत की महान खिलाड़ियों में गिना जाता है। नीरज चोपड़ा और हिमा दास, ये दोनों खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हैं? एथलेटिक्स है। ऑप्शन नंबर डी। हिमा दास जो है ये असम से है, ठीक ना। और ये काफ़ी पॉपुलर, पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे, ये जो काफ़ी मेडल्स जीती थी, ठीक ना। तो नीरज चोपड़ा और हिमा दास ये दोनों एथलेटिक्स से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो 3 सेकंड समय के साथ चाहिए या फिर बिना टाइम का ही ठीक है, ठीक ना। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, ठीक ना। ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना भी है सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप एक बार dailystudy.co.in इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके कराए गए हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। सब्जेक्ट वाइज यानी कि चैप्टर वाइज वहाँ पे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेबसाइट क्या है? dailystudy.co.in। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर अच्छी लगी हो तो, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक डिसलाइक करना ये आपके ऊपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में।